नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों, प्रधानाध्यापक का जो भी तैयारियां कर रहे हैं उसमें डीएलएड का 75 नंबर का प्रश्न पूछने वाला है, वो भी क्या, तो पेडागोजी। अब रही बात कि काफ़ी शिक्षकों को वही पेडागोजी सोल्व करने नहीं आता है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि मेरे यहाँ जब आप क्लास करेंगे तो आप लोग ललायत हो जाइएगा कि सर मुझको और क्वेश्चन चाहिए। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में 25 प्रश्न डाला था दोस्तों पेडागोजी का, डीएलएड का, और मैंने उसमें बोला कि आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करेंगे शिक्षक साथियों के पास, तो मैं 75 प्रश्न कराऊंगा प्रत्येक वीडियो और आप लोगों के पास उपलब्ध कराऊंगा। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों ने भाई प्यार दिया उस वीडियो को, काफ़ी लोगों ने देखा है और बहुत खुशी की बात है कि आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और तैयारियां आप लोग करें। आप लोग को वीडियो मेरा अच्छा लगा और पढ़ाई का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा। दोस्तों, मैं सबसे पहली बात बताऊं शुरू करने से पहले, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और प्रधानाध्यापक का फॉर्म डाल दिए हैं तो घबराइए नहीं। डीएलएड का जो 75 नंबर का प्रश्न है, मैं गारंटी देता हूं कि आपको 70 नंबर उसमें प्रश्न आएंगे। लेकिन कुछ प्रश्न दोस्तों रटने वाले होते हैं, कुछ पेडागोजी होता है। पेडागोजी का मैं ट्रिक बताऊंगा और काफ़ी चीर फाड़ के आप लोग गर्दा उड़ा कर कहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारा भाषण मैं दे दिया हूं, लेकिन ये भाषण आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए मेरा तरीका क्या है पेडागोजी सोल्व करने का। चलते चलिए 75 प्रश्न आप लोगों के साथ में बिताने वाला हूं आज। तो चलिए शुरू करते हैं। डीएलएड का पाठ्यक्रम में प्रथम प्रश्न है कि बाल अधिकारों के संरक्षण का पहला अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष बनाया गया। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा, ये तो रटने वाले प्रश्न है तो इसमें कोई ट्रिक नहीं लगता है, 1942 ईस्वी में बना है बाल अधिकार संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है कि इस्लामिक शिक्षा में गुरु शिष्य को क्रमशः किस नाम से जाना जाता है। जब इस्लाम की जब शिक्षा दी जाती है तो गुरु जी को क्या कहते हैं, तो गुरु जी को बोलते हैं पीर और चेला जी को बोलते हैं मुरिद। ठीक है, तो उत्तर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है ज्योतिबा राव फूले समाज के सभी वर्गों को शिक्षित शिक्षा के समर्थक और जाति आधारित भेदभाव के विरुद्ध थे। यह संकल्पना अनुरूप है। ये कैसा अनुरूप है दोस्तों? देखिए, समावेशी नई शिक्षा वैज्ञानिक, देखिए समावेशी भी है, नई शिक्षा के अंतर्गत भी हो जाएगा, वैज्ञानिक शिक्षा भी हो जाएगा, आपका उपयुक्त सभी उत्तर हो जाएगा। और एक ट्रिक मैं आपको दे दूं, अभी अभी शुरुआत किया हूं, फर्स्ट ट्रिक, कि यदि आप लोग प्रधानाध्यापक की तैयारियां कर रहे हैं, एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन पेडागोजी में जरूर करके आइएगा। चाहे जो हो जाए, आपको समझ में नहीं आए, उपयुक्त सभी ऑप्शन मिलेगा, करके आना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का संबंध जॉन बॉल्बी से है। भाई जॉन बॉल्बी से कौन सिद्धांत दिए थे जॉन बॉल्बी साहब? उत्तर हो जाएगा अटैचमेंट थ्योरी दिए हैं। ये आपको रटना पड़ेगा। मैंने शुरुआत में बोला जो प्रश्न रटने वाला है उसको तो रटना पड़ेगा, लेकिन जो पेडागोजी आएगा ना उसका चीर फाड़ तो मैं ऐसे करूंगा जो आप लोग जीवन में फर्स्ट बार देखेंगे कि चीर फाड़ कैसे होता है पेडागोजी का। चलिए भैया, अगला प्रश्न है कि भारत में बाल शिक्षा के जनक माने जाते हैं। तो बाल शिक्षा के जनक भाई गीजू भाई बेदका साहब को जाना जाता है, ये याद करना है। गीजू भाई बेदका साहब बाल शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है कि प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी सबसे अधिक कठिनाई महसूस करते हैं। भाई क्या जो प्रथम पीढ़ी के जो शिक्षार्थी थे, मतलब जानते हैं प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी कौन होते हैं? मैं आपको बताता हूं। आपके खानदान में जो पहली बार स्कूल गया है उसी को प्रथम पीढ़ी का शिक्षार्थी कहा जाता है। ध्यान से सुन लीजिए, आपके परिवार में, आपके फैमिली में जो पहली बार है ना स्कूल गया हो उसी को प्रथम पीढ़ी का शिक्षार्थी कहा जाता है। तो उत्तर जाएगा पहली भाषा सीखने में। तो जो पहली बार जो गए थे उनको भाषा सीखने में काफ़ी परेशानी हुई थी। नेक्स्ट है, और सबसे पहली बात और बहुत मज़ेदार बात, जितने भी शिक्षक साथी जुड़ रहे हैं, काफ़ी लोग सब्सक्राइब नहीं करते, 75% शिक्षक साथी ऐसे ही देखते हैं। तो मैं उन सभी शिक्षक साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उसके लिए आपका पैसा कोई नहीं कटता है। ठीक है, उससे एक मेरा हेल्प हो जाएगा और मैं आपको जो हेल्प कर रहा हूं, आप आसानी से आप पेडागोजी 70 आप आसानी से करके जरूर आइएगा। प्रश्न कहता है कि बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 भाई अब बताना है 14 वर्ष के बच्चों पर सभी प्रकार के बाल श्रम को निषेध करता है। क्या ये सही बात है? तो हाँ, 14 वर्ष
के जितने भी बच्चे हैं, है ना, उनके नीचे के बच्चे, वो बाल श्रम करने पर उस पर रोक लगाया जाता है। उत्तर आपका ए हो जाएगा। अब भैया आपका अगला प्रश्न आ गया, कहता है क्या, रचनात्मक लेखन कार्य सीखने वा सीखने वाले को निम्न में से क्या उचित है। चलिए, काफी मजेदार दोस्तों प्रश्न मैं कराऊंगा। आगे आप पेडागोजी जो रटना नहीं पड़ता है, ये सब रटना नहीं है, किसी भी शिक्षक साथी को रटना नहीं है, बस इसको शेयर करिए और 2-4 सेशन जब मेरा 75 सेशन का देख लेंगे, उसके बाद कहेंगे सर मुझको 150 चाहिए, 300 प्रश्न चाहिए। लेकिन मैं उतना बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि काफ़ी गला का प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए, रचनात्मक लेखन कार्य सीख, मैंने आपका प्रश्न क्या पूछा, रचनात्मक लेखन कार्य सीखने वाले को निम्न में क्या उचित है, मैंने क्या उचित होगा कि वो रचनात्मक लेखन लिख पाएगा। फर्स्ट बोला ड्राइंग पेंटिंग, भाई ड्राइंग पेंटिंग करने वाले रचनात्मक नहीं होते हैं, सबसे पहली बात जान जाइए, गलत हुआ। बेहद बुद्धिमान, ये बेहद गलत वर्ड है दोस्तों, क्या है, बेहद वर्ड गलत है, नेगेटिव होता है। चलिए, परीक्षणों में लगातार अच्छे अंक, अच्छा अंक बुरा अंक क्या होता है, इस प्रकार का वर्ड आता है, अच्छा अंक लाना, बुरा अंक लाना, ये सारे वर्ड दोस्तों नेगेटिव वर्ड होते हैं, ऐसे नहीं करिएगा, ठीक है। पार्श्व सोच और समस्या सुलझाने में अच्छा करना, यदि आप रचनात्मक लेखन कार्य सीख लिए हैं तो पार्श्व सोच होगा आपका और समस्या सुलझाने में आप अच्छा होइएगा, ठीक है। उत्तर आपका आसानी से 4 पर चला गया। समझते चलिए, मजा आएगा और गारंटी रूप से आप लोग अच्छा करिएगा और जीवन में आप लोग पेडागोजी कोई भी मिलेगा ना भाई, उसका सत्यानाश आप लोग करके जरूर आइएगा, मतलब कि अच्छा करके आइएगा, ठीक है ना। चलिए, लाइक एक बार जोरदार ठोक देना है और शिक्षक साथी जो भी प्रधानाध्यापक की तैयारियां कर रहे हैं उनके पास एक बार जोरदार शेयर कर देना है। 6 से लेकर 11 वर्ष के बच्चे अनुपात में पतले हो जाते हैं क्योंकि वे क्या होते हैं भाई, वे बहुत सारे व्यायाम करते हैं भाई, बहुत सारे कम सारे, इस प्रकार के प्रश्न जब भी आते हैं ये बात गलत हो जाएगा। व्यायाम करने से कोई दुबला पतला नहीं होता है। दूसरा बात बोलता है इस अवधि में लंबाई बढ़ती है, ये बात सही है। जब 6 से लेकर के 11 वर्ष का जो भी बच्चा होता है, इस बच्चा का दुबला पतला होने का वजह यह है कि इसी अवधि में बच्चा का लंबाई काफी तेजी से बढ़ता है। उत्तर आपका बी इज द राइट आंसर। जंक फूड खाता है, ये जरूरी है कि सब कोई जंक फूड ही खाएगा? गरीबी तो ऐसा है कि आप सभी शिक्षक साथी भली भांति परिचित है, सारे गरीब के बच्चे स्कूल में ही आते हैं, आप सभी को पता है वह भली भांति। उसके बाद क्या बोला, अधिक समय तक टेलीविजन देखने से भाई पतला हो जाएगा, ये तो पहली बार देखा भाई। मोटापे आदमी को टेलीविजन के सामने बैठा दीजिए, क्या वो पतला हो जाएगा? तो आप दुनिया का सबसे पहला डॉक्टर हो जाइएगा, टेलीविजन दिखा करके पतला करने वाला। अगला प्रश्न है, कहता है क्या, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होते हैं? जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी होते हैं वह एक दूसरे से कैसे भिन्न होते हैं? तो वृद्धि और विकास के सिद्धांत पर दोस्तों भिन्न होते हैं। याद रखिएगा, कोई भी बच्चा भिन्न कैसे होगा? 2 तरीका से भिन्न होगा। एक तरीका क्या है? एक तरीका वृद्धि है। वृद्धि बोले तो शरीर में लंबाई चौड़ाई वृद्धि, है ना, शरीर का आकार में, ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता मिलेगा। और विकास में बोले तो उसका माइंड अलग अलग होता है, सब बच्चा का माइंड अलग अलग होता है, कोई तेज कोई स्लो, ठीक है। तो उत्तर आपका सबसे मजेदार ए गया। नेक्स्ट कहता है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार बच्चे को एक विशेष वर्ग में प्रवेश के लिए आधार पर प्रस्तावित किया गया है। क्या प्रस्तावित किया गया है बताएं? काफी मजेदार दोस्तों, आप लोग को साउंड भी अच्छा जा रहा होगा तो एक बार कमेंट करके बताएं कि कैसा साउंड जा रहा है। बच्चे की क्षमता दोस्तों, कभी भी बच्चे की क्षमता वाले वर्ड को कभी नहीं करना है। ये मैंने जो वर्ड मैंने घेर के रखा हूँ, जो वर्ड मैं घेर रहा हूँ उस वर्ड पर आप ध्यान दीजिए, गलत जाता है। बच्चे की आयु, दूसरा बात क्या बोला, बच्चे की आयु। क्या बोला प्रश्न? शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार बच्चे को एक विशेष वर्ग में प्रवेश के लिए आधार क्या प्रस्तावित किया गया है? तो क्या आप लोगों ने, आप तो शिक्षक है, सुने होइएगा उम्र सापेक्ष नामांकन, सुने हैं ना, सभी कोई सुने होंगे। उम्र सापेक्ष नामांकन यहां भी बोला जा रहा है कि एक विशेष वर्ग में प्रवेश के लिए क्या करिएगा, तो उसकी आयु के अनुसार नामांकन किया जाता है। 6 वर्ष का बच्चा है तो पहला में, 7 वर्ष का है दूसरा में, 8 वर्ष का है तीसरा में, 9 वर्ष चौथा में, 10 वर्ष पांचवा में। इस प्रकार से आप लोग जानते हैं ना, सबको जानकारी आप लोग के पास तो है ही। चले भैया, आपका अगला प्रश्न आपके लिए आ गया है
और कभी भी मैं कराऊंगा ना, इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि क्लास छोड़ के नहीं जाइएगा। अगला प्रश्न है, लेकिन मन तो लगाना पड़ेगा, रुचि तो लाना पड़ेगा। प्रश्न कहता है क्या है कि प्रथम पीढ़ी के सीखने वाले परिवार से आने वाले बच्चे होने चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो आपका ऑप्शन है विशेष स्कूल भेजा जाए। ये विशेष वर्ड गलत होता है। स्कूल क्यों भेजेंगे विशेष स्कूल में भाई? ये बात गलत है। नियमित स्कूल में शिक्षित होना चाहिए। कक्षा दोहराने के लिए बनाया, दोहराना वर्ड गलत होता है। कक्षा गतिविधियों में एक साथ समूहीकृत गतिविधियां बहुत जरूरी है। आप लोग सुरक्षित शनिवार कराते हैं, एक्टिविटी कराते हैं, है ना। इस जहां भी आप लोगों ने ट्रेनिंग किया, सारे चीज में बोला जाता है कि भाई बच्चों को एक्टिविटी कराना है, मैंने गतिविधियां के द्वारा सिखाना है। तो आपका सबसे बेटर उत्तर जो जाएगा वो 4 पर जा रहा है। ठीक है, चलिए, अभी तक लाइक नहीं है ना, तो थोड़ा सा एक बार लाइक बनता है, जोरदार लाइक बनता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर। आनुवंशिकता एक सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है। आनुवंशिकता क्या माना जाता है? तो एक सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है। प्राथमिक, माध्यमिक, गतिशील, स्टैटिक्स। दोस्तों आनुवंशिकता एक सामाजिक संरचना है, लेकिन ये स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स है। ठीक है, उत्तर आपका 4 पर जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, आनुवंशिकता एक सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है। कैसी संरचना? तो स्टैटिक संरचना, याद करना पड़ेगा आपको। अगला प्रश्न है, एकीकृत शिक्षा की केंद्र परियोजना योजना में विकलांग बच्चों के लिए किस प्रकार के शैक्षणिक अवसर प्रदान करने का उद्देश्य है? तो एकीकृत में किस प्रकार का उद्देश्य रखा गया है? तो एकीकृत में उद्देश्य रखा गया है नियमित स्कूल। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि बच्चों के लिए किस प्रकार के शैक्षणिक अवसर प्रदान करने का उद्देश्य है? तो भाई बच्चों को नियमित स्कूल, नियमितता से कितना अच्छा बच्चा का परफॉर्मेंस होता है आप समझ सकते हैं। जो बच्चा फेल करने वाला भी होता है वो अच्छा नंबर लाता है। ठीक है, नियमित होने के, विशेष वर्ड गलत होता है, ये वर्ड को आप गोली मार दीजिए, हटाइए इसको। ओपन स्कूल जरूरी है, लेकिन नियमित स्कूल अवसर सबसे बेटर जरूरी है। ओपन माने जब मन किया तब गया, जब मन किया चले आया, ये गलत बात है। तो सबसे बेटर आपका, चलिए ये पढ़ ही गया है। निम्नलिखित में कौन सा डिसलेक्सिया? दोस्तों डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, आफेजिया, है ना, ये एलेक्सिया जितने भी होते हैं ना, याद रखिएगा। डिसलेक्सिया की बात करेगा पढ़ने से, पढ़ने का जो विकार होगा, मैंने पढ़ने नहीं आ रहा है, मैंने पढ़ने में कठिनाइयाँ हो रही है, वर्ड नहीं पहचान पा रहा है, तो उसको डिसलेक्सिया होगा। मैंने पढ़ने में दिक्कत तो डिसलेक्सिया। डिसग्राफिया रहता तो लिखने में दिक्कत, श्रवण में ये नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे मजेदार आपका उत्तर ये पड़ जाएगा। नेक्स्ट है, कथन कहता है कि पुरुष आमतौर पर महिलाओं की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं। क्या बात सही है? दोस्तों मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं जो आपके जीवन में कभी भी काम करने वाला है। कहीं भी पुरुष और महिला में भेदभाव वाला प्रश्न पूछेगा तो उसमें रूढ़िवत वर्ड मिलेगा, रूढ़िवत मिलेगा, नहीं तो पूर्वाग्रह वर्ड जरूर मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है लिंग पूर्वाग्रहित प्रदर्शित करता है, मतलब कि भेदभाव को प्रदर्शित करता है। रूढ़िवत धारणा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रूढ़िवत धारणा। अगला है प्रश्न, कहता है कि छात्र के गृह कार्य को जांचने के लिए, सुनिएगा ध्यान से, छात्र के गृह कार्य को जांचने के लिए जांच करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मतलब आप एक टीचर है, आपको होमवर्क जांच करना है, तो सबसे बेटर तरीका कौन सा होगा? ऑप्शन के अनुसार बताना है। तो कक्षा में इंटेलिजेंट छात्र के द्वारा जवाब में जांच। भाई केवल इंटेलिजेंट से ही दोस्ती रखिएगा क्या? ये बात गलत हो गया, टीचर का एक गुण नहीं होता है। कक्षा में समूह तरीकों के उत्तर की जांच करना, नमूना की मदद से उत्तरों की जांच करना। भाई ये नमूना की मदद से करिएगा, शिक्षक होइएगा नहीं आप। ठीक है, नियमित रूप से शिक्षक द्वारा स्वयं जांच करना। बच्चा का जो भी बच्चा उसका रिपोर्ट जांच करना है तो नियमित रूप से आप खुद से जांच करिए, तो आपको पता है कि कौन बच्चा कौन सा है। ठीक है, आपसे बेटर कोई नहीं जानता है। चलिए अगला प्रश्न है कि लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि क्यों भाई प्राथमिकता क्यों देनी चाहिए? लड़कियां लड़कों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होती है, बात गलत है, सरासर गलत बात है। जो ऑप्शन में भेदभाव होगा हम नहीं मारेंगे। ठीक है, आप नहीं मारिएगा दोस्तों। ठीक है, हमको एग्जाम नहीं देना है, आपको एग्जाम देना है। लड़कियां लड़कों की तुलना में कम संख्या में है,
भाई ऐसा क्यों भाई? कम है तो क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं है, कहीं भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसे ऑप्शन मारना है। ठीक है, पूर्व में लड़कियों के साथ बुरी तरह भेदभाव हुआ है, माने पहले लड़कियों के साथ काफी भेदभाव हुआ है, यही कारण है कि लड़कियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये अच्छा वर्ड है। ठीक है, चलिए केवल वाले ऑप्शन को कभी नहीं मारिएगा, मैं जो बता रहा हूं ना उसको ध्यान में रखिए आप। अगले प्रश्न पढ़ाइए। एकीकृत शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है एकीकृत शिक्षा की सफलता? याद रखिएगा, समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तक की उत्कृष्टता पर। भाई उत्कृष्टता क्या होता है? उत्कृष्टता वर्ड ही गलत है, और भाई पाठ्य पुस्तक वाला, ठीक है, गलत होता है। शिक्षण सामग्री, सीखने की उच्चतम गुणवत्ता, ये उच्चतम वर्ड गलत होता है पेडागोजी में, याद रखिएगा जो मैं वर्ड बता रहा हूं। शिक्षकों में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन पर, क्या बोला? एकीकृत शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करेगा? तो शिक्षकों में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होगा तो एकीकृत जो शिक्षा होगा वो सफल होगा दोस्तों। तो सबसे बेटर आपका उत्तर 4, क्योंकि मनोवैज्ञानिक समझ आपके पास होगा तब आप बच्चों के समझ पाएंगे कि बच्चा कैसे सीखेगा, क्या प्रॉब्लम है इसको। ठीक है, चलिए मनोविज्ञान की काफी आवश्यकता है टीचर लोगों के लिए। प्राथमिक शिक्षा का विचार, भाई प्राथमिक शिक्षा का विचार किनके मन में आया? तो भाई महात्मा गांधी का नाम आता है, जैसे ही प्राथमिक शिक्षा आता है तो गांधी जी का नाम आता है। सीखने से संबंधित छात्रों की समस्याओं के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? बताएं, सबसे अच्छा उपाय क्या है? सीखने का जो समस्या हो रहा है तो अच्छा उपाय क्या है कि जिससे बच्चा काफी अच्छा तरीका से सीख सके? बताए। देखिए फर्स्ट बोला कड़ी मेहनत, भाई ऐसे नहीं है दोस्तों, आंख बंद करके मेहनत करना शुरू करवा दीजिए, ये गलत होता है। ठीक है, पुस्तकालय में पर्यवेक्षक अध्ययन करना, ये जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों को हम लाइब्रेरी ही ले जाए। ठीक है, छात्र स्तर जो है ना, स्तर वर्ड गलत होता है, स्तर वर्ड गलत होता है। ठीक है, उपलब्धि स्तर सबसे बेटर है कि नैदानिक शिक्षा। समस्या का क्या किया जाता है? मेरा ट्रिक क्या है सुनिए, समस्या का कभी भी दोस्तों निदान किया जाता है और निदान से बना नैदानिक शिक्षा। उत्तर आपका 4 पर। अगला प्रश्न है कि सामाजिक समानता समर्थित है, सामाजिक समानता किस समर्थित है भाई? ऑप्शन बोला मार्क्सवाद के द्वारा, पूंजीवाद के द्वारा, घरेलू या समाजवाद। तो सामाजिक तो समाजवाद, सामाजिक तो समाजवाद। भाई मजेदार तरीका से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि मानव समाज की मूलभूत इकाई के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है? मानव समाज की मूलभूत इकाई किसको कहते हैं? मेरे दोस्तों, मेरे शिक्षक साथियों, परिवार को मूलभूत इकाई कहा जाता है। ठीक है, समाज का मूलभूत इकाई परिवार है, समाज का प्राथमिक इकाई परिवार है, समाज का द्वितीय इकाई विद्यालय है। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अरस्तु के अनुसार मनुष्य की प्रकृति क्या है? अरस्तु के अनुसार शिक्षक साथियों याद रखिएगा, अरस्तु के अनुसार मनुष्य की जो प्रकृति है वो सामाजिक है दोस्तों। मनुष्य क्या है? तो एक सामाजिक प्राणी है, ये अरस्तु साहब बोले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक लघु स्कूल है, एक लघु स्कूल कौन सा भाई? तो आपका जो परिवार है ना, वो एक लघु स्कूल का काम करता है, छोटा स्कूल का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि समुदाय के लिए शिक्षा का कौन सा उद्देश्य सबसे अधिक उपयोगी होगा? समुदाय के लिए शिक्षा के लिए सबसे बेटर दोस्तों, समुदाय बोले तो क्या, समुदाय कहाँ होता है? तो समाज में होता है। ट्रिक लगाइए, मजेदार तरीका से करिए, मजा आएगा आपको, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो समुदाय कहाँ मिलता है? तो समाज में, समाजीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा की पर राष्ट्रीय नीति 1986 यह अनुशंसा करता है कि शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था और देश की समृद्ध विविध संस्कृति परंपरा के बीच में मौजूदा विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है। यह मानता है कि, क्या मानता है भैया? यह मानता है कि, एक सेकेंड आते हैं आंसर पर। भारत समाज में एक सामाजिक और सांस्कृतिक अंतराल है। ठीक है, अंतराल वर्ड आपका गलत होता है। भारत में शिक्षा का पर्याप्त प्रगति है, ये आपका बहुत अच्छा वर्ड मिल रहा है। भारत में पर्याप्त सामाजिक संस्कृति प्रगति है। भारत में सामाजिक परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है, ये आपका गलत वर्ड है। सबसे बेटर आपका 2 पड़ जाएगा।
आइए अगले प्रश्न को करते हैं। अभी तक लाइक नहीं ठोके है ना, तो जरा लाइक तो ठोकिए। जैसे ही लाइक ठोकिएगा समझना शुरू कर दीजिएगा, गारंटी है मन लगना शुरू हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पद्धति में शैक्षिक मनोवैज्ञानिक को विज्ञान बनाया है? किस पद्धति ने शैक्षिक मनोविज्ञान को विज्ञान बनाया है? कौन ऐसा पद्धति है जो शैक्षिक मनोविज्ञान को विज्ञान बनाया है? तो उस पद्धति का नाम है प्रायोगिक पद्धति, है ना। अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो विज्ञान हो जाएगा। विज्ञान जो भी है प्रयोग पर आधारित है। नेक्स्ट है कि उस विधि का नाम बताए जो एक समय में केवल एक व्यक्ति से संबंधित और अपने समायोजन को बढ़ावा देता है। एक समय में केवल एक व्यक्ति से संबंधित, एक समय में केवल एक व्यक्ति से संबंधित केस अध्ययन करते हैं। याद रखिएगा, एक समय में दो व्यक्तियों का अध्ययन आप नहीं कर सकते। अगर कोई भी सुनिएगा, एक समय में एक व्यक्ति से संबंधित अध्ययन कर रहा है, ठीक है, तो उसको कहते हैं केस स्टडी मेथड। उत्तर आपका ही पड़ जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा का प्राथमिक कार्य क्या है? भाई शिक्षा का प्राथमिक कार्य है, याद रखिएगा, निर्धारित वर्ड आपका गलत होता है। याद रखिएगा, निर्धारित वर्ड आपका जहर है। छात्र को शिक्षा के प्रगति प्रति प्रोत्साहित करना और मार्गदर्शित करना, ये प्रोत्साहित जो वर्ड है कहीं भी मिलेगा आपको करके आना है। दुनिया पलटे लेकिन आप नहीं पलटिएगा, इसको मार के आइएगा। उसके बाद में कह रहा है क्या, सी ऑप्शन में व्यस्क मांगों और उम्मीदों के अनुरूप होना और आदतों को बढ़ावा देना। भैया आदत को बढ़ावा देना गलत वर्ड है। उसके बाद में चलिए, सबसे बेटर आपका छात्र वाला ऑप्शन ए ही था, ए ही नहीं, बी वाला ऑप्शन आपका बेटर था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन प्रारंभिक शिक्षक की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है? सबसे महत्वपूर्ण कारक दोस्तों उनके व्यक्तित्व और कक्षा को आत्मसात करने की क्षमता है। ठीक है, उनके व्यक्तित्व और कक्षा को आत्मसात करने की क्षमता ही प्रारंभिक शिक्षक की सफलता है। ठीक है, उनके दृष्टिकोण को जीवन पर विचार, उनकी मौखिक संगठन, सबसे बेटर आपका है उनके व्यक्तित्व और कक्षा को आत्मसात करने की क्षमता ही प्रारंभिक शिक्षक के लिए क्या है, सफलता का कारण है। नेक्स्ट कहता है कि दो शब्द, एक शब्द है भावना और दूसरा वर्ड है प्रेरणा, एक ही लैटिन मूल से आए हैं। वे हैं भावना और प्रेरणा, दोनों एक ही लैटिन मूल से आ रहे, एक लैटिन वर्ड है, तो वे क्या हैं बताए? तो दोस्तों वे जो है ना वो है मूवर है। दोस्तों याद रखिएगा, एक ही मूल से आए हैं और वो मूल है दोस्तों मूवर। मूवर से ही दोस्तों भावना बना है और मूवर से ही दोस्तों प्रेरणा बना है। और आपको रट लेना है मूवर का दो बेटा, भावना और प्रेरणा। नेक्स्ट है कि मास्लो के अनुसार आत्म वास्तविकता प्रवृत्ति है, क्या है दोस्तों? ग्रोथ प्रेरणा है। मास्लो साहब बोले हैं कि आत्म वास्तविकता जिसके अंतर्गत हो गया, जो अपने आप अपने मन में उसके अंदर जो है ना आत्मविश्वास हो गया, वास्तविकता हो गया कि हम कर लेंगे, तो उसका ग्रोथ होगा, उसको प्रेरणा मिलेगा। दोस्तों उत्तर आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पाइए, प्रयोजन मोटिव संबंधित है। प्रयोजन मतलब क्या होता है? प्रयोजन किससे संबंधित है? प्रयोजन बोलता है कि व्यवहार से अनुमानित जो होता है वह प्रयोजन से संबंधित है। दोस्तों व्यवहार से अनुमानित को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रयोजन कहते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं। ठीक है, सबसे बेटर आपका ए पर जा रहा है। नेक्स्ट है कि सफलता की जरूरत, सफलता की उम्मीद और सफलता का प्रोत्साहन मूल्य, ऐसे तीन प्रेरक कार्य हैं जो उनकी ताकत का निर्धारण करते हैं। किसका ताकत का निर्धारण किया जाता है? दोस्तों उत्तर होगा, याद रखिएगा क्या बोला गया है? सफलता की जरूरत, सफलता की उम्मीद, सफलता को प्रोत्साहित मूल्य। दोस्तों सब में सफलता है और सफलता से क्या होगा? उपलब्धियां हासिल होगी। ठीक है, तो उपलब्धि की आवश्यकता, सबसे बेटर आपका उत्तर डी इज द राइट आंसर।
वह तकनीक जिससे जरूरत तत्परता मापन किया जाता है तथा जिसके साथ काम को प्रेरणा की विभिन्न स्थितियों के तहत सीखा जाता है उसको क्या कहते हैं? विभिन्न स्थितियों के तहत सीखा जाए उसको हम कहते हैं एक्टिव विल विधि, अवरोधन विधि, पसंद वरीयता विधि। यहाँ क्या बोला गया? वह तकनीकी जिससे जरूरत तत्परता मापन किया जाता है तथा जिसके साथ काम को प्रेरणा की विभिन्न स्थितियां के तहत सीखा जाता है उसको, यदि विभिन्न स्थितियां से साथ सीखेंगे तो उसको कहते हैं पसंद वरीयता विधि। ठीक है, कुछ विधियां है शिक्षक साथी मैं आप सभी को कहना चाहूंगा जिसको आपको रखना पड़ेगा। आप कैसे करिए, याद रखना है तो प्रेरणा की विभिन्न स्थितियां के तहत सीखना वह कहलाता है पसंद और वरीयता विधि। ठीक है, नेक्स्ट है कि अपने माहौल से निपटने में सक्षम और आत्म निर्धारित करने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता को क्या कहा जाता है? तो एक व्यक्ति की आवश्यकता को कहते हैं आंतरिक। देखिए बोला गया क्या, यहाँ एक वर्ड छिपा हुआ है, आत्मनिर्धारण से बना है आंतरिक प्रेरणा। ठीक है, आत्मनिर्धारण तो आत्मिक प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा। नेक्स्ट है आंतरिक प्रेरणा सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? अब ये सिद्धांत तो आपको रखना पड़ेगा। तो ये सिद्धांत दिए हैं कौन? सिगमंड फ्राइड साहब दिए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एक वस्तु या चीज जो व्यवहार को प्रकट या उत्तेजित करता है उसको क्या कहते हैं? तो आवश्यकता कहते हैं। एक वस्तु या चीज जो व्यवहार को प्रकट या उत्तेजित करता है, आपके व्यवहार को उत्तेजित करते कि ये हमको चाहिए, तो आवश्यकता। ठीक है, उत्तर आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि दूध के स्रवण के साथ जुड़े पिट्यूटरी हार्मोन को जाना जाता है। पिट्यूटरी हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा एड्रेनलिन के नाम से जाना जाता है। उत्तर आपका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष जो हो जाएंगे, ठीक है, आप सभी को पता है BR अम्बेडकर साहब है, याद रखना है, तो इसमें भी शामिल कर दिया जीके जीएस। भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम शिक्षक साथियों याद रखिएगा MN रॉय के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था। भाई कब आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में, है ना। पहला सत्र आयोजित किया गया कहाँ पे? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति शिक्षा टीम योजना का हिस्सा नहीं है? कौन सा टीम का हिस्सा नहीं है? बच्चे माता पिता है, बच्चे की नियमित शिक्षा है, स्कूल के प्रतिनिधि, इनका नहीं है, मतलब स्कूल के प्रतिनिधि से कोई मतलब नहीं। अगला है कि विशेष शिक्षा प्रदाताओं द्वारा पेश किए जाने वाले पूर्व स्कूली बच्चों के लिए प्राथमिक कारकों में से कौन सी स्थिति नहीं है? प्राथमिक कारक में से कौन सा स्थिति नहीं है? विकासात्मक विलंब तो है, आत्म केंद्रित दोस्तों नहीं है। कि यहाँ क्या बोला जा रहा है कि विशेष शिक्षा प्रदाताओं द्वारा पेश किया जाने वाला पूर्व स्कूली बच्चों के लिए प्राथमिक कारकों में से कौन सा नहीं है? तो आत्म केंद्रित नहीं है दोस्तों। बाकी भाषण हानि, भाषा हानि, है ना, ये सारे हैं, लेकिन आत्म केंद्रित नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा सेवा सार्वजनिक स्वास्थ्य का हिस्सा नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य का हिस्सा कौन सा नहीं है? टीकाकरण क्लिनिक तो है, आउट पेंशन चिकित्सक सेवाएं ये नहीं है, सार्वजनिक में नहीं आता है ना। बाकी सारे हैं फ्लोरिडेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये सब ठीक ठाक है, लेकिन आपका उत्तर बी पर नहीं जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के डैश स्तर पर स्वास्थ्य पेशेवरों का नियमन होता है। भाई कैसे होता है नियमन? तो याद रखिएगा राज्य के द्वारा। अधिक से अधिक आप प्रश्न करेंगे तो कैसा प्रश्न पूछा जाएगा? जितने भी प्रश्न पूछा जाएगा यहीं से आएगा। ठीक है, 122 हो चुका है, 23 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सेवाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियां के बीमा का हिस्सा माना जाता है? तो किसको भाई माना जाता है? स्वच्छता कानून लागू करे, संक्रमित रोग प्रकोप का निदान और जांच करे, ये सबसे बेटर है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी का काम है कि जो भी संक्रमित रोग है, प्रकोप है, उसका निदान करे,
और जांच करे, ये किसका काम है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसिया का काम है। नेक्स्ट है कि व्यावसायिक चिकित्सा और भौतिक चिकित्सा द्वारा चिन्हित किया जाने वाला निम्नलिखित में कौन सी स्थिति एक उच्च प्राथमिक सार्वजनिक स्वास्थ्य फोकस क्षेत्र नहीं है? 124 का उत्तर करें तो भाई गठिया दोस्तों नहीं है। पोषण, अधिक वजन है, घुटना का मरम्मत है, लेकिन गठिया दोस्तों नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट है कहता है क्वेश्चन क्या, ध्यान सुनिएगा कि एक छात्र किसी शिक्षक की मदद के बिना किसी समस्या को सुलझाने की कोशिश करता है, ऐसे में शिक्षक को क्या करना चाहिए? मतलब कि टीचर की मदद नहीं कर रहा है, खुद से सुलझा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट बोला कि उसे सहयोगियों से मदद लेने के लिए सलाह दे। भाई खुद से कर रहा है तो करने दीजिए ना, क्यों भाई उसमें सहयोगी घुसा रहे हैं? उसका ध्यान ना दे, भाई गलत बात है, टीचर है तो ध्यान दीजिए आप। उसकी मूर्खता के लिए सजा दे, सजा का वाला काम जो है ना, इससे दूरी बना लीजिए आप। ठीक है, उसके व्यक्तिगत प्रयास को प्रोत्साहित करिए। मैंने शुरुआत में बोला ये जो वर्ड है ना प्रोत्साहित, इसको आप करके आइए, दुनिया पलटे आप नहीं पलटिएगा, इस पर मैंने बोला था। उत्तर आपका 4 पड़ गया। निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण गुणवत्ता एक संकेत है? कौन सा भाई एक संकेत है शिक्षक गुणवत्ता? तो कक्षा में शांति रखने की अवधि, ये भाई शांति वाली बात जो होता है ना कक्षा में, गलत होता है। बच्चा है तो भाई शांति तो रह ही नहीं सकता है। ठीक है, कक्षा में छात्रों द्वारा उठाए गए सवालों के मानक है। क्या कर रहा है? शिक्षक गुणवत्ता का एक संकेत है। जब सवाल उठाएगा तो समझिए कि आपका जो शिक्षा है वो गुणवत्ता जो है उसका वो काफी बेटर है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को शिक्षा के दर्शन के अध्ययन की आवश्यकता है, क्यों अध्ययन की आवश्यकता है? क्योंकि विरासत में मिले, विरासत वाली बात गलत होता है। क्या कहा जा रहा है? एक शिक्षक को शिक्षा के दर्शन के अध्ययन की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है शिक्षक को दर्शन की आवश्यकता अध्ययन करने का? तो याद रखिएगा। तो आपने एक सेकेंड 100, हाँ, अपने शिक्षण व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए नए विचार की प्राप्ति। मतलब कि क्वेश्चन कहता है आप अध्ययन क्यों करते हैं? तो उससे क्या होता है? नया दर्शन प्राप्त होता है। अपने शिक्षण व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए नए विचार प्राप्त होता है आपको। ठीक है, उत्तर सबसे बेटर 4 पर जाएगा। नेक्स्ट, अगला बोला कि मूल्य हर इंसान में निहित है, यह परिलक्षित होता है। यह किससे परिलक्षित होता है दोस्तों? तो आदर्शवाद से। मूल्य हर इंसान में निहित है, याद रखिएगा, आदर्शवाद के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि कक्षा में आदर्श स्थितियां वह है जिनमें, शायद एक कूट है तो काफी बड़ा है दोस्तों, और कूट को हम छोड़ के चलेंगे क्योंकि मेरे पास डिस्प्ले की जो आवश्यकता है ना वो काफी छोटा सा डिस्प्ले है। फिर भी मैं आपको बताऊं, पूर्ण जो वर्ड है वो नेगेटिव वर्ड होता है, इसको हटा के चलिएगा, है ना। डायरेक्ट मैं कर देता हूं। और व्याख्याता और छात्र विषय पर चर्चा करें। सबसे बेटर है कि छात्र पूरी तरह तैयारी के साथ कक्षा में आए और व्याख्याता की उपस्थितियों में विषय एक दूसरे के साथ चर्चा करें। सबसे मजेदार ये, बच्चा जब चर्चा करेगा ना तो अच्छा करेगा, केवल इसमें 2 ही जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि आपने अपने छात्रों को समझाने के लिए निम्नलिखित में से एक शिक्षक को अच्छी तरह से जानकारियां होनी चाहिए। क्या चीज का? मतलब आपको वो बच्चा को समझाना है तो आपको क्या चीज की जानकारियां बेटर होनी चाहिए? तो बाल मनोविज्ञान आपको आना चाहिए, बच्चों को समझने और की ओर झुकाव आपका होना चाहिए। ठीक है, छात्रों के विषय वस्तु पर राय आपका होना चाहिए, बच्चों का राय लेना है आपको। ठीक है, तो सभी होना चाहिए दोस्तों। शिक्षण की कौन सी विधि ज्ञान के अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहित करता है? कौन ऐसा विधि है जो ज्ञान को अधिक प्रोत्साहित करता है? यहाँ उत्तर आपका जो जाएगा वो काफी मजेदार है, स्वाध्ययन विधि। स्वाध्ययन विधि दोस्तों क्या है? ज्ञान के अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहित करता है। खुद से अध्ययन करेगा बच्चा, सेल्फ स्टडी करेगा, तो उससे क्या होगा? ज्ञान अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहित हो रहा है, उसका ज्ञान बढ़ेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से महत्वपूर्ण विशेषताएं एक खुली किताब की परीक्षा पद्धति की है?
कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो यहाँ ऑप्शन बोला जा रहा है छात्र गंभीर होते हैं, बात ठीक ठाक है, जरूरी भी नहीं है कि सारे छात्र गंभीर होते हैं। इससे कक्षा में उपस्थिति बढ़ जाती है। खुली किताब पद्धति से क्या तात्पर्य है? खुली किताब माने कक्षा में कहीं भी बुक रखा हुआ है, एक बना हुआ है जहाँ पे रखा जाता है, बच्चा उठा करके पढ़ ले। तो यह परीक्षा से संबंधित छात्रों की चिंता को कम कर देता है। अगर खुली किताब है ना, बोला गया क्या? एक खुली किताब परीक्षा पद्धति। अगर खुली किताब परीक्षा पद्धति अगर लिया जाए तो परीक्षा से संबंधित बच्चों के मन में जो चिंता है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कक्षा गतिविधि और निर्देशों की को व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला वह तरीका जो एक खुशहाल और उत्पादक शैक्षिक वातावरण निर्माण करता है वह कौन सा कहलाता है? तो सहकारी शिक्षा कहलाता है दोस्तों। जो क्या करता है? खुशहाल, ठीक है, वह तरीका जो एक खुशहाल और उत्पादक शैक्षिक वातावरण निर्माण करता है। आपको याद रखना है दोस्तों, सहकारी शिक्षा किसे कहते हैं? सहकारी शिक्षा बोलते हैं जहां खुशहाल उत्पादक शैक्षिक वातावरण हो, उसको सहकारी शिक्षा कहते हैं। पाठ योजना, कक्षा प्रबंधन, लोक विधि सारे गलत है। नेक्स्ट है कि शिक्षक के कार्यों के अध्ययन के अनुसार एक शिक्षक के लिए अपनी कक्षा प्रबंधन योजना को परिभाषित और कार्यान्वित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय बताएं। सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि स्कूल वर्ष के पहले कुछ दिनों के दौरान होता है। सबसे महत्वपूर्ण समय क्या है? स्कूल वर्ष के पहले कुछ दिन के दौरान होता है। सबसे महत्वपूर्ण समय है स्कूल वर्ष के पहले वाला। अगला प्रश्न है, कहता है क्या अध्यापक कक्षा की गति को बिना रोके कक्षा के दुर्व्यवहार को कैसे समाप्त कर सकता है? बच्चा को रोकना भी नहीं है और दुर्व्यवहार को समाप्त करना है। तो एक टोकन व्यवस्था स्थापित करके जिसमें छात्र को काज पर रहने के लिए पुरस्कृत किया जाता है, ये सबसे बेटर टोकन व्यवस्था। यहाँ बोला जा रहा है दुर्व्यवहार, एक टोकन दे करके, जैसे मैं खिचड़ी की बात करूं या जो मध्याह्न भोजन, तो उसमें बच्चा सा काफ़ी भगदड़ मचाता है, तो उसमें अगर टोकन सुविधा मैं कर दूं तो बच्चा प्रत्येक टोकन के हिसाब से वो चलेगा। तो यहाँ पे दुर्व्यवहार से को आप समाप्त कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा जा रहा है। नेक्स्ट है, इनमें कौन सा औपचारिक मूल्यांकन नहीं है? दोस्तों, औपचारिक मूल्यांकन कौन सा नहीं है? दोस्तों, असाइनमेंट होता है, पेपर होता है, प्रश्नोत्तरी होता है। औपचारिक मतलब समझते हैं क्या होता है? सबसे इस वर्ड को समझिए, तब गलती नहीं करिएगा। औपचारिक मतलब विद्यालय के अंतर्गत जो भी क्रियाएं होती है, और अनौपचारिक मतलब जो घर में जो क्रियाएं होती है। तो चर्चा जो है ये जरूरी नहीं है कि विद्यालय में ही होगा, घर में भी हो सकता है, इसलिए ये औपचारिक मूल्यांकन के अंतर्गत चर्चा नहीं आता है। निम्नलिखित में कौन सा आकस्मिक मूल्यांकन नहीं है? आकस्मिक मूल्यांकन कौन कौन होते हैं? तो अवलोकन करेगा, चर्चा करेगा, रेटिंग स्केल बनेगा। असाइनमेंट जो दोस्तों है यह आकस्मिक मूल्यांकन के अंतर्गत नहीं आता है। आकस्मिक मूल्यांकन में अवलोकन होता है, चर्चा होता है, रेटिंग स्केल होता है, लेकिन असाइनमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षा में डैश जन्म से वृद्धि अवस्था के माध्यम से प्राप्त अनुभव बताती है। शिक्षा में, अब यहाँ पे भरना है कौन सा वर्ड बेटर होगा। शिक्षा में प्रशिक्षण जन्म से वृद्ध अवस्था के माध्यम से प्राप्त अनुभव बताती है। प्रशिक्षण जो होता है वह जन्म से लेकर के वृद्ध अवस्था तक के बच्चों का क्या बच्चों के अंदर क्या परिवर्तन होता है ये बताया जाता है। आपका उत्तर सबसे बेटर प्रशिक्षण होगा। ये दर्शन गलत होता है। नेक्स्ट है कि ह्यूमन फैक्टर के अनुसार व्यक्तियों के आज के उनके प्रदर्शन में परिवर्तन डैश में हो सकता है। किसमें? तो दिन में। परिवर्तन दिन में हो सकता है। ह्यूमन फैक्टर के अनुसार, याद रखना आपको है, ह्यूमन फैक्टर के अनुसार व्यक्तियों के आज के उनके प्रदर्शन में परिवर्तन दिन में हो सकता है। सबसे बेटर आपका उत्तर दिन। सप्ताह नहीं, महीना नहीं, वर्ष नहीं। दिन बोले तो एक दिन, 2 दिन, ऐसे कोई भी हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। 40 है कि जब एक शिक्षक को
सीखने के लिए प्रमाणित किया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे डैश पूरा कर लिया है। तो सीखना, शिक्षण, प्रशिक्षण। देखिए, जब एक शिक्षक को सीखने के लिए प्रमाणित किया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने प्रशिक्षण पूरा कर लिया। प्रशिक्षण जीवन पर्यंत चलती है, कोई भी आज तक पूर्ण नहीं कर पाया है। नेक्स्ट प्रश्न, स्टाफ के कार्यक्रम के लगातार जांच को मूलतः डैश सिद्धांत के साथ करनी चाहिए। किस सिद्धांत के साथ? मूल्यांकन सहायता के साथ करिए। सबसे अच्छा मूल्यांकन सहायता के साथ होता है। ठीक है, सहायता, सहायक के साथ नहीं, सहायता के साथ मूल्यांकन। नेक्स्ट है कि बचपन के वर्तमान दृष्टिकोण ये मानते हैं कि, क्या मानते हैं? बचपन के जो वर्तमान दृष्टिकोण है वो मानता है कि बचपन विकास और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। आप सभी को पता है बचपन क्या है? विकास और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, बहुत प्रकार के विकास होते हैं। देखिए, ज्यादातर बच्चे तरीके वयस्क में समान होता है, ये बात गलत होता है ज्यादातर। ठीक है, सबसे अच्छा युवा, ये वर्ड जो वर्ड होता है प्रतीक्षा अवधि। क्या बचपन मूलतः प्रतीक्षा अवधि है? क्या बचपन क्या प्रतीक्षा वाला अवधि है? नहीं, गलत बात है। चलिए, रचनात्मक लेखन के लिए कौन सी गतिविधियां योजना होनी चाहिए? रचनात्मक लेखन के लिए कौन सी गतिविधियां जो है वह योजना होनी चाहिए? ऑप्शन बोला दोस्तों, वैसे बच्चों को केवल ग्रेड स्तर पर पढ़ाना, केवल वैसे बच्चों को वाकई में पढ़ाना, सभी में केवल है दोस्तों, यहाँ भी केवल, यहाँ भी केवल, यहाँ भी केवल। इसलिए कोई भी ऑप्शन एक को नहीं मारना है। अगर आप सबको शामिल कर लेते हैं तो केवल जो होता है सब सही हो जाता है। केवल हमेशा नेगेटिव होता है, लेकिन दो चार केवल अगर मिल जाए तो सबको मिलाकर के आप सही कर सकते हैं। नेक्स्ट है, समानतः 12 साल के बच्चे में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? समानतः 12 साल के बच्चे में सहकर्मी की स्वीकृति के लिए उत्सुकता माना जाता है। अगर उसके सहकर्मी, उसके साथी स्वीकृत कर दिया कि हाँ तुमको ऐसा करना चाहिए, तो बच्चा करेगा। ठीक है, उत्तर आपका सबसे बेटर डी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि शब्द समान तत्व निकटता से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, 75 प्रश्न कराने में मैं थक जाता हूं, इसीलिए, और आप लोग भी शायद देखते देखते थक जाते होइएगा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, कोशिश तो मैं करूंगा कि 75 ही कराऊं। अगर नहीं हो पाएगा, टाइम की जो कमी होती है, क्योंकि हमको भी स्टडी करना पड़ता है, तो कम से कम प्रत्येक दिन 30 प्रश्न का, 25 से 30 प्रश्न टाइप किया हुआ मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन आप लोग कमेंट करते हैं कि सर टोटल कराइए, तो यह भी कोशिश रहेगी। ठीक है, लेकिन शेयर करना है भाई। अगर आप शेयर अधिक से अधिक करेंगे, पिछले वीडियो को मैंने बोला आप लोगों ने काफ़ी शेयर किया, अगर इसमें भी आप लोगों ने शेयर किया तो भाई 75 का 75 चलेगा। और एक विशेष सूचना जो काफ़ी आप लोग के लिए खास है, 7 बजे रेगुलर शाम को आप सभी इसी वीडियो को लाइव देख सकते हैं, रोज लाइव 7 बजे। शब्द समान तत्व निकटता से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है भाई? तो ये जुड़ा हुआ है किससे? सीखने के स्थानांतरण से। क्या बोला है? समान तत्व निकटता। समान तत्व निकटता माने एक के जैसा समान तत्व, तो उसको कहते हैं सीखने का स्थानांतरण। आइए अगले प्रश्न को करते हैं। इसमें आंसर भी दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं आंसर इसलिए ले आऊँ क्योंकि डिस्प्ले छोटा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगेगा। भाई आंसर से कोई मतलब नहीं है, हमारा जो थॉट है उसको समझे। आधुनिकीकरण प्रक्रिया है, तो आधुनिकीकरण जो प्रक्रिया है शिक्षक साथियों, वह अनुकूलता और परिवर्तन की प्रक्रिया है। अनुकूल होना है। आधुनिकीकरण बोले तो क्या? जब जैसा तब तैसा, बोले तो अनुकूल, और परिवर्तन की प्रक्रिया ही आधुनिकीकरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक को आप अत्यधिक पसंद करेंगे? किस शिक्षक को आप सबसे अधिक पसंद करेंगे? तो जो अक्सर अपने विद्यार्थियों को अभिनंदित करे, वैसे शिक्षक काफी बेटर होते हैं जो विद्यार्थियों को क्या करे? अभिनंदित करे। ठीक है, चलिए। पाबंद गलत होता है, शोध और अभिक्षमता रखता है, गलत बात है। आदर्शात्मक दर्शन, ये गलत होता है दोस्तों, वो भी उसमें गलत वर्ड क्या है मैं बताऊं, उच्च वर्ड है, उच्च वर्ड की वजह से ये गलत हो गया है। नेक्स्ट है कि एनसीईआरटी क्या स्थापित हुआ था? एनसीईआरटी
कब स्थापित हुआ? तो एनसीईआरटी स्थापित हुआ है 1988 ईस्वी में। अगला है प्रयोजन विधि प्रतिपादित की है, किसने किया? प्रयोजन विधि का जनक किसको कहते हैं? तो जॉन डीवी साहब को। और आज का अंतिम प्रश्न है, टोटल 75 प्रश्न में चिल्लाते चिल्लाते 44 मिनट में मैंने कराया, 45 मिनट में। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण का बेहतर तरीका है? शिक्षण का सबसे बेहतर तरीका दोस्तों याद रखिएगा, व्याख्या नेगेटिव होता है, हमेशा हमेशा नेगेटिव होता है व्याख्या, ठीक है। सेमिनार प्रयोजन, सेमिनार तो ठीक ठाक है, प्रयोजन दोस्तों गलत है। सबसे बेहतर तरीका है सेमिनार करिए और श्रुत लेख, शिक्षण का सबसे बेहतर सेमिनार, और सेमिनार में जो भी बातें होगी सुन करके लिखना शिक्षण का बेहतर तरीका हो जाएगा। श्रुत लेख पहले ही नहीं, अब प्रदत्त कार्य इसमें नेगेटिव है, तो नेगेटिव प्रयोजन, व्याख्या और प्रदत्त कार्य, जिसकी वजह से आपका उत्तर 3 पड़ गया। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में। आप सभी शिक्षक साथियों को मैं कहना चाहूँगा